एक दिन एक गांव में भूत आता है। देखता है कि सभी गांव वाले बहुत गरीब हैं। किसी किसी के यहां तो शाम का खाना भी नहीं रहता। बच्चे भूखे पेट सोते हैं। भूखे पेट सोते हुए बच्चों को देखकर भूत को उन बच्चों पर दया आ जाती है। वो सोचता है क्यों ना मैं इनकी परेशानी को दूर कर दूं। हो सकता है अच्छे कर्म करने से मुझे भी भूत के जीवन से मुक्ति मिल जाए। ये सोचकर भूत हवा में उड़ने लगता है और गांव में पैसों की बारिश शुरू करने लगता है। गांव में पैसे बरसते हुए देखकर गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं और पैसे लूटने लगते हैं। गांव वाले बहुत सारा पैसा लूटते हैं। गांव वालों के घरों के छत पर भी पैसे ही पैसे होते हैं, आंगन में भी पैसे होते हैं। भूत पूरे गांव को अमीर बना देता है। गांव सुखी हो जाता है। गांव के सभी लोग भर भर पेट भोजन करने लगते हैं। आसपास के गांव वाले इन्हें इस प्रकार धनी देखते हैं तो वो सब इनसे जलने लगते हैं। उसके बाद गांव में चोर आकर चोरियां करने लगते हैं। गांव वाले चोरों से परेशान हो जाते हैं। गांव वालों को परेशान देखकर भूत सोचता है, मेरे पैसे बरसाने की वजह से इस गांव में चोरियां होनी शुरू हो गई हैं। जब ये लोग गरीब थे तो कोई भी इन्हें पूछने नहीं आता था। अब जब ये लोग अमीर हो गए हैं तो चोर इन्हें सताना शुरू कर दिए। अब मैं चोरों को पकड़ लूंगा। रात में चोर चोरी करने के लिए मुखिया के घर पहुंचते हैं। जैसे ही घर में जाते हैं भूत बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और चोर चोर चिल्लाने लगता है। गांव में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले जग जाते हैं। चोर चोर चिल्लाने की आवाज मुखिया के घर की तरफ से आ रही थी और लोग दौड़कर मुखिया के घर की तरफ जाते हैं। मुखिया का भी पूरा परिवार जग जाता है। सभी के इकट्ठा हो जाने के बाद लोग दरवाजे को खोलते हैं और चारों चोरों को पकड़ लेते हैं। चारों चोरों को पकड़कर लोग खूब मारते हैं और मारने के बाद चोरों को ले जाकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस भी चोरों को खूब मारती है और जेल में बंद कर देती है। उसके बाद गांव में चोरी की घटनाएं बंद हो जाती हैं। भूत गांव वालों को खुशहाल देखकर बहुत ही खुश होता है और गांव वाले सोचते हैं, आखिर पैसा बरसाने के पीछे किसका हाथ है? चोरों के आने के बाद दरवाजे पर कुंडी किसने लगाया? इन सब बातों पर मुखिया के साथ गांव के लोग चौपाल पर विचार करते हैं। दरवाजे पर कुंडी तो मेरे परिवार के किसी सदस्य ने नहीं लगाया। मुझे तो लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे पूरे गांव की मदद कर रही है। हमें उस शक्ति की पूजा करनी चाहिए, चाहे वो जैसी भी हो, जिस रूप में हो। वो हम लोगों का भला सोचती है। हाँ, आखिर उस अदृश्य शक्ति के बारे में हम लोगों को कैसे पता चलेगा? लोग अभी बात कर ही रहे होते हैं कि भूत प्रकट हो जाता है और कहता है, मैं इसी गांव में रहने वाले रामदीन का लड़का हूं। कुछ वर्षों पहले स्कूल से आते समय एक प्रेत ने आम के बगीचे में मुझे मार दिया था। उसके बाद मैं भूत बन गया। मैं हमेशा अपने गांव के भले की बात सोचता हूं और गांव में मैंने ही पैसे बरसाए हैं। चोरों को पकड़वाने में भी मेरा ही हाथ है। मैंने ही कुंडी लगाई थी। वो अदृश्य आत्मा जिसके बारे में तुम लोग चर्चा कर रहे हो, वो मैं ही हूं। भूत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी भूत का पांव पकड़ लेते हैं और उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं। बहुत से विद्वानों को बुलाकर मंत्र द्वारा उसकी आत्मा को मुक्त करवा देते हैं और भूत खुशी खुशी सदा के लिए ईश्वर के पास चला जाता है। कहानी अनोखा भूत। राजू बहुत ही गरीब लड़का था। वो नियम से रोज विद्यालय जाया करता था। फटे कपड़े, बिना जूतों के पैर और हाथ में किताबें लेकर 2 किलोमीटर चलकर जंगल के रास्ते से वो अपने विद्यालय पहुंचता था। राजू को देखकर लड़के उसे बहुत चिढ़ाते थे। उसे खेल की प्रतियोगिता में भी हिस्सा नहीं लेने देते थे। एक दिन वो विद्यालय में हो रही क्रिकेट की प्रतियोगिता देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि काश मेरे पास भी क्रिकेट का किट होता, पहनने के लिए अच्छे कपड़े होते, अपना बल्ला और गेंद होता तो मैं भी क्रिकेट खेलता, बहुत मजे करता। ऐसा सोचते हुए मन ही मन खुद को कोसता रहता।
प्रतियोगिता देखकर जब राजू घर आया तो उसे उदास देखकर उसकी माँ सविता ने पूछा, क्यों बेटा राजू, आज बड़े उदास दिखाई दे रहे हो? क्या बात है बेटा? नहीं माँ, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा थक गया हूँ इसलिए चुप था। बता बेटा बता, अच्छे बच्चे अपनी माँ से कुछ नहीं छिपाते। पहले तो तू मुझसे कुछ भी नहीं छिपाता था, और आज कैसे थक गया? कुछ बोलता क्यों नहीं? देखो माँ, मैं अपनी मन की बात बताता हूँ, मगर वादा करो तुम सुन के दुखी नहीं होगी। बता बेटा बता, बता मेरे राजू, मैं वादा करती हूँ मैं सुन के दुखी नहीं होऊंगी। माँ, मुझे भी क्रिकेट खेलने का शौक है, लेकिन खेल नहीं पाता हूँ। अपने घर की स्थिति देखकर कभी क्रिकेट नहीं खेल पाता हूँ। नहीं बेटा नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे। तू भी स्कूल में क्रिकेट खेलेगा, मैं खुद तेरे लिए बैट, बल्ला और क्रिकेट खेलने का सारा सामान भी लेकर आऊंगी। अगले दिन मन में क्रिकेट वाली बात को सोचते हुए राजू जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था कि तभी वहां पर बरगद का पेड़ बिना हवा चले ही हिलने लगा। पेड़ को इस तरह हिलते देख राजू रुक गया और उस पेड़ में से बच्चे की आकृति वाला एक डरावना भूत प्रकट होके राजू के सामने आता है। देख राजू, तेरा भी कोई दोस्त नहीं है, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, इसलिए हम दोनों दोस्त बन जाते हैं और इस घने जंगल में खूब खेलेंगे। बोल राजू, कैसा रहेगा? अनोखे भूत को देखकर राजू कहता है, अरे अरे, तेरे चेहरे को देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं तो मुझे मारेगा तो नहीं? अरे नहीं राजू नहीं, अगर तू मेरा दोस्त बनेगा तो मैं तेरी मदद करूंगा। जो तुझे परेशान करेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। भूत की बात सुनकर राजू बेहद खुश हो गया और फिर जंगल में दोनों ने खूब खेला। उस दिन राजू ने अपने स्कूल का पूरा समय खेल में बिताया और फिर घर लौट आया। राजू रात को सोते वक्त फिर अपनी गरीबी के बारे में सोचता है। तब तक वही भूत उसके कमरे तक पहुंच जाता है। बोल राजू, तू क्यों परेशान है? मैं तेरी परेशानी दूर कर देता हूँ। भूत राजू को एक जादुई छड़ी देता है और कहता है कि इस छड़ी से जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये लो राजू, अब मैं जा रहा हूँ। अरे दोस्त, तू इतनी रात में कहाँ जा रहा है, अकेले अकेले? अरे वहीं अपने बरगद के पेड़ पे। पर एक बात ध्यान रखना, कल खेलने जरूर आना। और हाँ, छड़ी और मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा, तुम्हें मार दूंगा। भूत राजू से ये सारी बातें कहकर गायब हो जाता है। तो राजू सोचता है, देखता हूँ इस छड़ी का कमाल, वो भूत सही कह रहा था या गलत। ऐसा सोचकर राजू जादुई छड़ी से कहता है, ए जादुई छड़ी, दिखा दे अपना कमाल और कर दे मुझे माला माल। छड़ी से इतना कहते ही
छड़ी का रंग लाल हो जाता है और छड़ी उसे सोने से भरा एक थैला देती है, जिसे देखकर राजू बहुत खुश होता है। सुबह होते ही वो सोने का थैला अपने पिताजी को देता है। तो उसके पापा उससे पूछते हैं, अरे राजू बेटा, ये बैग कहाँ से आया? पापा, ये बैग मुझे स्कूल से आते समय रास्ते में मिला था। राजू के पापा उस थैले में से धीरे धीरे सोना शहर में बेचते हैं और कुछ ही दिनों में अच्छा सा घर बनवाकर गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। गांव का मुखिया अपने मन में सोचता है कि राजू का पिता हरिया एकाएक इतना अमीर कैसे हो गया। जरूर कोई गलत काम करता होगा। आज तो शाम को चौपाल पर बुलाकर उससे पूछना ही पड़ेगा। मुखिया शाम को चौपाल पर हरिया को बुलाता है। हरिया, तू सच सच बता, इतना धन कहां से लाया? क्या तेरे खेत में सोना उगना शुरू हो गया है? नहीं नहीं मुखिया जी, ये तो राजू ही बता सकता है ये बैग कहाँ से आया है। मुखिया राजू को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, हाँ तो राजू, तू ये बता, तो इतना धन कहां से लाया? मुखिया के पूछते ही भूत चौपाल पर आ जाता है, जो केवल राजू को ही दिखता है। वो राजू से कहता है, राजू, ये सब गांव वाले तुमसे चिढ़ने लगे हैं। ना तो छड़ी के बारे में बताना और ना मेरे बारे में। हाँ। तो इनसे कुछ मत कहना, मैं अपने आप निपट लूंगा। मैं इनसे अपने आप निपट लूंगा। मुखिया कहता है, तो खड़ा खड़ा क्या देख रहा है राजू? तू सही सही बता, नहीं तो तुझे और तेरे पिता को ऐसा दंड दूंगा कि तू याद रखेगा। मुखिया की बात सुनकर राजू कहता है, मैं आपकी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं कहाँ से धन लाता हूँ किसी को बताने वाला नहीं हूँ। अगर मैंने ये बता दिया तो गांव में भूचाल आ जाएगा, तुम सारे मारे जाओगे। मुखिया आदेश देते हुए बोलते हैं, गांव वालों, इन दोनों को तुम पेड़ से बांध दो और तब तक कोड़े बरसाओ जब तक ये सच ना बता दें। मुखिया जी का आदेश सुनते ही गांव वाले राजू और हरिया को पेड़ से बांध देते हैं और जैसे ही उन्हें कोड़ा मारते हैं कि तभी भूत आ जाता है। वो जिसको भी मारता है उसकी मृत्यु हो जाती है। भूत ने अब बड़ा डरावना रूप ले लिया था। गांव वालों, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, एक एक को मार दूंगा। तुम लोगों ने बेगुनाहों को बांधकर अच्छा नहीं किया, अब कोई नहीं बचेगा। भूत के इतना कहते ही गांव में आग लग जाती है। भूत राजू और उसके पिता को अपने साथ लेकर बरगद के पेड़ पर आ जाता है और उनसे कहता है, राजू, तुम दोनों यहाँ पर सुरक्षित हो। अब देखो मैं गांव वालों को क्या मजा चखाता हूँ। अब तो भूत ने उस गांव के एक आदमी को रोजाना खाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर राजू और हरिया भी डर गए। उन्हें डरा देखकर भूत कहता है, राजू, तुम दोनों यहाँ से घर जाओ। मैं तुम लोगों का घर नहीं जलाऊंगा, लेकिन गांव वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, एक एक को मार डालूंगा। भूत की बात सुनकर राजू और हरिया अपने घर चले जाते हैं और भूत बरगद के पेड़ से उतरकर गांव पहुंचता है। गांव में उसके आते ही तेज हवाएं बहने लगती हैं। सभी लोगों के दरवाजों पर पत्थर पड़ने लगते हैं। ये देखकर मनोहरपुर गांव के सभी लोग डर जाते हैं। वो आवाज रात भर वहां के लोगों को डरा रही थी। जो भी घर से बाहर निकलता वो भूत उसे ही मार कर खा जाता। सुबह होते ही जब वातावरण शांत हुआ तो गांव भर के लोग
मुखिया के घर के पास चौपाल पर पहुंचे। देखो भाइयों, तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। कल रात इसने 3 आदमियों को मार के खाया और न जाने कितने आदमियों को मारकर खाएगा। मुखिया जी, लगता है उस भूत के डर से अब गांव छोड़कर भागना ही पड़ेगा। नहीं, हम गांव में अपना सब कुछ छोड़कर कैसे भाग जाएंगे? उस भूत का राजू ही कुछ कर सकता है। जाओ, राजू और हरिया को बुला कर लाओ। जी प्रधान जी, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। देखो राजू, अब उस भूत से तुम ही पूरे गांव को बचा सकते हो। कैसे बचाओगे उसके बारे में तुम्हें पता होगा। हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। तुम बहादुर बच्चों की तरह भूत से लड़ो और उसके विनाश से गांव को बचाओ। पूरी पंचायत तुमसे माफी मांगती है। अब कभी तुमसे तुम्हारी संपत्ति के बारे में नहीं पूछा जाएगा। मुखिया की बात सुनकर राजू सोच में पड़ जाता है। वो अपनी जादुई छड़ी लाता है और उससे कहता है, ओ जादुई छड़ी, तुम भूत को बुलाकर उसे बहुत मारो। वो सारे गांव वालों को सता रहा है। राजू के इतना कहते ही जादुई छड़ी के चमत्कार से वो भूत वहां आ जाता है, जिसे मार मार कर जादुई छड़ी अधमरा कर देती है और फिर खुद भी गायब हो जाती है। सारे गांववासी राजू की जय जयकार करते हैं और भूत कहता है, गांव वालों, आप लोगों को पता नहीं, मैंने पिछले जन्म में राजू से कर्जा लिया था और इस जन्म में राजू गरीब हुआ, इसलिए मैंने उसे सोने की थैली दी और मैं कर्ज से मुक्त हुआ और मुझे भूत योनि से भी मुक्ति मिल गई है। राजू मेरे दोस्त, मैं जा रहा हूँ। कहानी ऑटो वाला भूत। दुनिया का कोई भी देश हो, वहां के लोगों में भूत, प्रेत और पिशाचों का डर तो रहता ही है। कुछ लोग इन भूत, प्रेत, पिशाचों को मानते हैं और कुछ लोग इसे बस मन का वहम बताते हैं। लेकिन जब उनका सामना किसी ऐसी शक्ति से होता है जिस पर उनका बस नहीं चलता, तो अंत में उन्हें मानना ही पड़ता है कि इस संसार में भूत, प्रेत और पिशाच हैं और उनका अस्तित्व भी है। जिस तरह हम रहते हैं उसी तरह उनके भी रहने का कोई न कोई ठिकाना जरूर होता है। हमें कभी भी इनके अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाना चाहिए और ईश्वर से विनती करनी चाहिए कि भूत, प्रेत और पिशाचों से हमारा सामना कभी ना हो। अंधेरी रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह आज भी भीड़ थी। लोग स्टेशन से बाहर आते और बस में बैठकर अपने अपने घर चले जाते। रमेश और उसका दोस्त कमलेश रोज शाम को सीरियल की शूटिंग से वापस आते। ऑटो से घर जाने के लिए पैसा ज्यादा लगता, इसलिए वो लोग हर रोज शाम को बस से अपने घर जाते। एक दिन उन्हें शूटिंग से आने में देर हो गई। उस समय तक सारी बसें बंद हो चुकी थी। अब उनके पास 2 रास्ता था। पहला कि वो पैदल जाएं और दूसरा कि वो ऑटो करके जाएं। रात काफी हो चुकी थी। अगर वो पैदल जाते तो उन्हें घर जाने में काफी समय लग जाता और अगले दिन सुबह उन्हें शूटिंग के लिए देर हो जाती। इसलिए उन दोनों ने ऑटो से जाने का फैसला किया। लेकिन जब वो ऑटो स्टैंड गए तो वहां कोई ऑटो वाला नहीं दिख रहा था। पास खड़े एक आदमी से पूछने पर पता चला कि आज ऑटो ड्राइवरों का स्ट्राइक है। यार ये क्या तमाशा है? ऑटो स्ट्राइक का मतलब ये थोड़ी है कि एक भी ऑटो ना चलाओ। हमारे जैसा आदमी तो परेशान ही हो जाएगा। इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यार कितने दिनों बाद तो आज हम ऑटो में बैठने वाले थे और आज ही ऑटो नहीं चल रहा। तभी उन्हें एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई देता है और वो उसे रोकता है। अरे भैया, अरे सुनो सुनो सुनो, महाडा 4 बंगला चलोगे क्या? हाँ जी जरूर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। दोनों ऑटो में बैठ जाते हैं
इस समय रोड पर न कोई ऑटो न कोई बस, एकदम शांत सड़क। रात की ठंडी हवा उनके कानों को छू रही थी। लेकिन आज तो बंदी है ना, फिर आप कैसे ऑटो चला रहे हैं भैया? मैं इन ऑटो स्ट्राइक के चक्कर में नहीं पड़ता, और किसी में दम भी नहीं जो मुझे रोक सके। भाई साहब, आप तो बड़े दमदार आदमी हो। भाई मैं दमदार आदमी तो हूँ, और मुझे किसी से डर भी नहीं लगता। ऑटो वाले की बात सुनकर कमलेश को मजाक सूझती है। भाई भूत से भी डर नहीं लगता। अब भूत की क्या बात करते हो भाई, छोड़ो ना भूत की बात, कोई और बात करो। इतना सुनकर कमलेश ऑटो ड्राइवर पर खूब हंसता है। क्या भाई इतना डरते हो? भूत भूत, अरे कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। दोनों को लगा कि ऑटो ड्राइवर छोटे दिल का है, इसलिए भूत का नाम सुनते ही डरने लगा है कि तभी ऑटो का पहिया एक गड्ढे में पड़ जाता है और ऐसा झटका लगता है कि रमेश आगे लुढ़क जाता है। रमेश की नज़र ऑटो ड्राइवर के पैर पर पड़ती है तो पैर देखकर रमेश के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऑटो ड्राइवर के पैर उल्टे थे। उसे डर लगने लगता है, क्योंकि बचपन में उसने सुना था कि चुड़ैलों और भूतों के पैर उल्टे होते हैं। लेकिन कमलेश इस बात से अभी भी अनजान है। रमेश कमलेश को सच्चाई बताकर दोनों बचकर निकल जाना चाहते हैं। कई बार उसने कमलेश को बताने की कोशिश की, लेकिन ऑटो ड्राइवर शीशे से अक्सर पीछे देखता रहता है। एक बार फिर रमेश ने हिम्मत करके अपने दोस्त को ऑटो ड्राइवर की सच्चाई बता दी। सच्चाई जानकर कमलेश डर जाता है और कांपने लगता है। क्या हुआ भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा 2 मिनट के लिए ऑटो रोकेंगे? रमेश ऑटो को रोकने के लिए कहता है, लेकिन ऑटो वाला नहीं रुकता। रमेश के कई बार कहने के बाद भी ऑटो ड्राइवर ऑटो नहीं रोकता। अब दोनों को और भी ज्यादा डर लगने लगता है। रमेश के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो गुस्से से चिल्लाता है, एक बार में तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जब हम बोल रहे हैं ऑटो रोको तो क्यों नहीं रोकते? मेरे दोस्त का मोबाइल गिर गया है, जल्दी रोको। इतना कहने के बाद ऑटो ड्राइवर उनकी तरफ अपना सिर घुमा देता है। उसका चेहरा बदला हुआ है, उसकी आंखों से खून टपक रहा है। अब ये ऑटो नहीं रुक सकता, अब तुम दोनों मेरे शिकार हो। इतना कहकर भूतिया ऑटो ड्राइवर अपना सिर सामने करके ऑटो की रफ्तार और बढ़ा देता है। अब रमेश और कमलेश को लगने लगता है कि उनकी मौत निश्चित है, लेकिन दोनों अपने बचने की अंतिम कोशिश करने की सोचते हैं। उनके पास बचने का यही एक अंतिम रास्ता था। ऑटो की रफ्तार इतनी तेज थी कि उससे कूदने के बाद भी दोनों की जान जा सकती थी, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। रमेश ने कमलेश को इशारा किया और दोनों एक ही बार में ऑटो से कूद गए। रोड पर फिसलकर दोनों के हाथ पैरों से खून निकलने लगे। दोनों को लगा कि अब ऑटो नहीं रुकेगा और हम बच गए, लेकिन कुछ दूर जाकर ऑटो रुक जाता है और वापस मुड़ने लगता है। ऑटो को अपनी तरफ बढ़ता देख दोनों समझ जाते हैं कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, ये भूत हम दोनों को मार डालेगा। लेकिन तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए आती है और दोनों के पास आकर रुक जाती है। पुलिस की गाड़ी को देखकर उनकी जान में जान आ जाती है। अरे क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया क्या? किसी गाड़ी ने ठोक दिया क्या? सर, वो जो सामने ऑटो है ना, उसी ने हम दोनों को ठोका है। यह सुनकर 2 पुलिस वाले उस ऑटो की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस वाले जब ऑटो के सामने पहुंचते हैं तो ऑटो वाला उन दोनों के ऊपर ऑटो चढ़ा देता है, जिससे दोनों पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ये देख दरोगा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने पिस्तौल निकालकर ऑटो के ऊपर फायरिंग करने लगता है। जैसे ही दरोगा के पिस्तौल की गोली खत्म होती है, भूत ऑटो से बाहर निकलता है और दरोगा का गला दबाकर उसे मार डालता है। दरोगा के मरने के बाद कमलेश और रमेश किसी तरह उठकर भागने लगते हैं और दरोगा को मारने के बाद वो भूत अब उनके पीछे बढ़ने लगता है।
भूत को अपनी ओर आता देख दोनों लड़खड़ाते हुए और रफ्तार से भागने लगते हैं। रमेश पूरी ताकत के साथ भाग रहा था और कमलेश को भी तेज भागने के लिए बोल रहा था। पीछे से भूत भी उतनी ही तेजी के साथ भागता हुआ दोनों के पीछे आता है। एक बार फिर उन्हें लगता है कि पुलिस वालों की तरह हम भी मरने वाले हैं कि तभी उन्हें गणेश जी का मंदिर दिखाई देता है। दोनों भागकर गणेश जी के मंदिर के अंदर पहुंचते हैं और सुकून की गहरी सांस लेते हैं। मंदिर का पुजारी उन्हें जब घायल अवस्था में देखता है तो बोलता है, क्या हुआ बच्चों, तुम लोगों की यह हालत कैसे हुई? दोनों पुजारी को पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं कि तभी भूत ऑटो लेकर मंदिर के पास पहुंच जाता है और पुजारी को ललकारता है, ए पुजारी, इन दोनों को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। देखो, तुम इन बच्चों को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। अगर दम है तो बाहर आओ, देखता हूं तुम मेरा अंत कैसे करते हो। पुजारी गणेश जी का त्रिशूल लेकर रमेश और कमलेश के साथ मंदिर के बाहर आते हैं। उनके मंदिर के बाहर आते ही भूत उन पर हमला कर देता है तो पुजारी भी उस पर त्रिशूल चला देते हैं। त्रिशूल के लगते ही भूत जलकर राख हो जाता है। कमलेश और रमेश वो रात मंदिर में ही बिताते हैं और सुबह पुजारी जी को धन्यवाद देकर चले जाते हैं।